नमस्कार साथियों, वंदना अकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं वंदना मुदगल। तो आज मैं आपके लिए एनसीईआरटी की क्लास लेके आई हूँ और आपको डेली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तीनों क्लासें मिलेंगी एनसीईआरटी बेस्ड। और ये आपका बीपीएससी एग्जाम हो, चाहे आप सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो, दोनों के लिए ही ये एक बेहतरीन क्लास साबित होंगी। तो आप अवश्य ये क्लास देखें और आप देखेंगे कि आपके एक एक लाइन से प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, प्रत्येक लाइन से आपके प्रश्न बनेंगे और यह इस चैप्टर से तो आपके बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। और ये देखो, मैं आपको ये दिखा भी देती हूँ कि आपके प्रश्न यहाँ से कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। ये मुगल कौन थे और ये आप चित्र देख पाओगे। और मैं आपको ये पूरा चैप्टर दिखा दूँ। ये आप तालिका देख लीजिएगा और इस तालिका में आपको ये मिलेगा कि ये बाबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े थे। ठीक है, और हुमायूं के बारे में आपको, और यहाँ से आपके प्रश्न पूछे भी जाते हैं। और ये आप देख पा रहे होंगे अकबर है आपका, और अकबर के बाद यानी ये सारी चीज़ें आपकी जहांगीर है। यानी मुगलों में किन किन शासकों ने शासन किया है, तो उन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप अवश्य बने रहें। चलो शुरुआत करते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें, क्योंकि डेली आपको एनसीईआरटी की क्लासें मिलती रहेंगी और आपके बीपीएससी एग्जाम के लिए आपको एनसीईआरटी की बुक्स अवश्य पढ़नी है। अगर आपको सफल होना है, शिक्षक बनना है, तो एनसीईआरटी अवश्य पढ़ें। तो चलो शुरुआत करते हैं। चैप्टर है हमारा मुगल साम्राज्य। आज हम मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर, जहाँ लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हों, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। यानी मध्यकाल की बात कर रही है। ठीक है, तो कोई भी शासक था और भारत एक इतना बड़ा महाद्वीप था और यहाँ बहुत सारी संस्कृतियां हैं, विविधताएं हैं, तो इस पर शासन कर पाना क्या था, एक बहुत ही कठिन कार्य था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। यानी अभी तक जो भी राजाएं हुए थे और जिनका भी साम्राज्य था वो एक छोटी अवधि के लिए था, लेकिन मुगल साम्राज्य एक बहुत बड़ी अवधि तक चला। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया। यानी मुगलों ने अपने राज्य का विस्तार कहाँ से शुरू किया, इन्होंने दिल्ली से और आगरा से शुरू किया था और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। यानी 16वीं शताब्दी से इन्होंने शुरू किया था और 17वीं शताब्दी में इन्होंने संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। ये एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। अर्थात जो हमारा दिल्ली का लाल किला है, तो यहाँ से ही प्रधानमंत्री क्या करते हैं, भाषण देते हैं। अब बात करते हैं कि ये मुगल थे कौन। तो मुगल कौन थे? मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खान, जिसकी मृत्यु 1227 में हुई, के उत्तराधिकारी थे, और पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 में हुई, के वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगों, उज्बेकों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, ज्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। और ये आप देख पा रहे होंगे, ये एक चित्र है जिसमें पूरी मुगल जो साम्राज्य था, यानी किस किसने इस पर शासन किया था, ये सबकी इसमें डिटेल दी गई है। बाबर है, बाबर के परदादा हैं, जहांगीर है, ये सबकी। और आगे बढ़ते हैं हम। मुगल सैन्य अभियान। प्रथम मुगल शासक बाबर, तो बाबर का शासनकाल था आपका 1526 से 1530। और यहाँ से आपका प्रश्न बनता भी है, ने जब 1494 में
फरगाना राज्य उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। और यहाँ से आपके प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं कि प्रथम जो युद्ध हुआ था पानीपत का वो किस किस शासक के बीच में हुआ था और ये किस सन में हुआ था। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। तो तालिका फर्स्ट में मुगलों और प्रमुख सैन्य अभियानों को दिखाया गया है। इसे ध्यान से पढ़िए कि आप इस लंबे घटनाक्रम में कोई पुनरावृत्ति ढूंढ सकते हैं। ये चित्र हैं और इनके द्वारा ये सारी चीजें दिखाई गई हैं। ये और ये गोलकुंडा का किला है चित्रों से। अब हम तालिकाओं को पढ़ते हैं और यहाँ से आपको ये देखने को मिलेगा कि आपके प्रश्न यहाँ से बहुत बार पूछे जाते हैं। अभी हमने इनको देखा था। बात करते हैं प्रमुख घटनाएं और प्रमुख अभियान और घटनाएं। तो बाबर का जो राज्यकाल था वो था आपका 1526 से 1530। तो 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं उसके अफगान समर्थकों को हराया। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ और इसमें राणा सांगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया। यानी ये बाबर के साथ युद्ध हुए थे। 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया। अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित किया। यानी ये बाबर की प्रमुख घटनाएं हैं और यहाँ से आपके प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। यानी प्रथम पानीपत का युद्ध किस किस के बीच में हुआ और इसकी सन कौन कौन सी है। खानवा का युद्ध है आपका, चंदेरी का युद्ध है और ये तीनों युद्ध आपके बाबर ने लड़े थे। अब बात करते हैं हुमायूं की। तो हुमायूं का कार्यकाल है आपका 1530 से 1540 एवं 1555 से 1556। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक प्रांत मिला। उसके भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया, 1539 में चौसा में और 1540 में कन्नौज में। इन पराजयों से उसे ईरान की ओर भागने को बाध्य किया। ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उससे अगले वर्ष इस इमारत में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। अब बात करते हैं अकबर की। तो अकबर का कार्यकाल है आपका 1556 से 1605 तक। 13 वर्ष की अल्पायु में ही अकबर सम्राट बना। यानी अकबर जब सम्राट बना था तो उसकी उम्र मात्र 13 वर्ष की थी। उसके शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। 1556 और 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षक बैरम खान और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। उसने सूरी और अन्य अफगान और निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। दूसरा है उसका 1570 और 1585 के बीच में के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अभियान चलाए, जिन्हें 1579 से 80 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल कर दिया। तीसरा है 1585 से 1605 तक के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए। सफाविदों को हराकर कांधार पर कब्जा किया गया और कश्मीर को भी जोड़ लिया गया। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और बरार, खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोहों के कारण लड़खड़ाई। यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया। यानी जो सलीम था ये अकबर का पुत्र था और जब ये गद्दी पर बैठा तो उसने अपने नाम को जहांगीर नाम से संबोधित अपने आप को किया। और ये महत्वपूर्ण आपकी जो सन है और ये जो युद्ध है, यहाँ से प्रश्न आपके
बनते हैं और यहीं से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। बात जहांगीर की करते हैं। जहांगीर का कार्यकाल है आपका 1605 से 1627। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। इसके बाद सिक्कों, अमोहों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, ने विद्रोह किया। शाहजहां की पत्नी नूरजहां ने जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने के प्रयास किए जो असफल रहे। अब बात हम शाहजहां की कहते हैं, यानी ये इसका असली नाम क्या था? इसका असली नाम खुर्रम था और इसका कार्यकाल है आपका 1627 से 1658 तक। दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बिंदुलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप कांधार सफाविदों के हाथ में चला गया। 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा शिकोह समेत उसके तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया, यानी उसने अपने तीनों भाइयों को मार डाला। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया गया, यानी अपने खुद के ही बेटे औरंगजेब ने शाहजहां को क्या कर लिया? कैद कर दिया। अब बात औरंगजेब की करते हैं। तो औरंगजेब का कार्यकाल था 1658 से 1707 ईस्वी तक। तो 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई, परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। उत्तर पश्चिम में यूसुफजई और सिक्कों के विरुद्ध अभियान को अस्थायी सफलता मिली। मारवाड़ के राठौर राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसका कारण था उनकी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकार के मसलों में मुगलों का हस्तक्षेप। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकले। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाए। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। अंततः वह सफाविद ईरान भाग गया, यानी ये जो अकबर था ये औरंगजेब का बेटा था। अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया। 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों, जो छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे, विरुद्ध अभियान का प्रबंध स्वयं किया। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों और सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्कन में मराठों के विरुद्ध विद्रोहों का सामना करना पड़ा। उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गया। और ये बात करते हैं यानी उत्तराधिकार की प्रमुख परंपराएं। तो मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, यानी मुगलों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि जो ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़ा पुत्र हो सिर्फ उसी को राजा बनाया जाए। इसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे शहदायात की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। तालिका फर्स्ट में दिए गए रंगीन उद्धरणों को पढ़िए और मुगल राजकुमार विद्रोह में जुड़े प्रमाणों पर गौर कीजिए। इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। और ये आप देखोगे राजपूतों के साथ मुगलों की शहजादी। जहांगीर की मां कछवा की राजकुमारी थी और वह अंबर वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहां की मां एक राठौड़ राजकुमारी थी, वह मारवाड़ जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। आप पाएंगे कि मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत इसकी एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कईयों ने विरोध भी किया। सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्माननीय व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीरें वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। पराजित करने पर परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए, परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। एक बार फिर तालिका देखें और इस तालिका में शिवाजी और मुगल सत्ता के बारे में अपमान का क्या परिणाम हुआ इसके बारे में दिया गया है। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। शुरू में ज्यादातर सरदार तुर्की थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को भी सम्मिलित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मन शबदार कहलाए। यानी इन नौकरशाहों को क्या कहा जाता था, तो इनको मन शबदार कहा जाता था। मनसबदार का शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। ये मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्यवाहियों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्र करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे, जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और न ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। ये राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था, ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुंचते पहुंचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कहीं जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर लें। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। जब्त और जमींदार। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हों या फिर शक्तिशाली सरदार हों, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल 1570 से 1580 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि की भूमि सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक सफल फसल पर नकद के रूप में कर यानी राजस्व निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। यानी इस व्यवस्था को क्या कहते थे? जब्त कहते थे। ये व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। कुछ क्षेत्र में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे।
कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर में ऐसे किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी। अकबरनामा और आईने अकबरी। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और इसका शीर्षक है अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है और दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। तीसरी जिल्द आईने अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीजों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकी विवरण। अकबर की नीतियां नजदीक से एक नजर अकबर की नीतियों पर हम डालते हैं। प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए और इनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा विशेषकर आईने अकबरी में मिलता है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था जिन्हें सूबा कहा जाता था। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था जो दीवान कहलाता था। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था, जैसे कि बख्शी, सदर और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री, फौजदार, सेनानायक और कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी। जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव। मेहरुनिस्सा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। नूरजहां का असली नाम मेहरुनिस्सा था। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिनमें एक और उसके स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर ये वाक्य रानी बेगम नूरजहां के नाम से गड़ा हुआ। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश फरमान है। चौकोर मोहर बताती है उतात और महान महारानी नूरजहां बादशाह बेगम का आदेश। गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां बादशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। ये नूरजहां का फरमान है, ये आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये चित्र में आपको दिखाया गया है। पंद्रह सौ 17 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था तो उसने उलेमा, ब्राह्मणों, जेसुइट पादरियों और जरदुश्त धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों पर चर्चा शुरू की। ये चर्चाएं इबादत खाना में हुई। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाजों में थी। इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मदानता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असामंजस्य पैदा करती है। ये अनुभव अकबर को सुलह कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गए। सहिष्णुता की ये धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी, अपितु इसका केंद्र बिंदु थी। नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी और जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। अबुल फजल ने सुलह कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया। अब ये सुलह कुल क्या है? अकबर की सुलह कुल की नीति का उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया है। ईश्वरीय अनुकंपा से विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है। इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में, जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था। यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे और ईसाई यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। उसने सुसंगत तरीके से सार्वत्रिक शांति के सिद्धांत का पालन किया। 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य।
मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैन्य कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा है, परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था कुल 8000 में से 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके व उनके परिवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्चे से शिल्पकार और किसानों को लाभ होता था, चूंकि वे वस्तुओं को और फसल की पूर्ति करते थे, परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों और किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। इनमें से जो बहुत गरीब थे, मुश्किल से ही पेट भर पाते थे, वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, औजारों, अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज्यादा लाभ उठाते थे। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। इनके बारे में हम 10वें अध्याय में विस्तार से चर्चा करेंगे। राजा और रानियां। 16वीं सदी में मुगलों के लगभग समकालीन संसार के विभिन्न भागों में भी कई महान राजा रानियां थे। इनमें ऑटोमन तुर्की के सुल्तान सुलेमान शामिल हैं। ये 1520 से 1566। उसके राज में ऑटोमन राज का विस्तार यूरोप की ओर हुआ। उसने हंगरी को अपने राज्य में मिला लिया और ऑस्ट्रिया को घेर लिया। उसकी फौजों ने बगदाद और इराक भी हथिया लिया। मोरक्को तक उत्तरी अफ्रीका का बहुत सा हिस्सा ऑटोमन सत्ता को मानता था। सुलेमान ने ऑटोमन नौसेना का पुनर्गठन किया। यहाँ से आपके प्रश्न नहीं बनते हैं, तो इसे हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। अकबर के सैन्य समकालीन शासकों के बारे में पता लगाएं। इंग्लैंड की शासक की रानी एलिजाबेथ। तो यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं, लेकिन मुगल साम्राज्य में नहीं बनते हैं। आप कल्पना कर सकते हो, बाबर और अकबर शासक बनने के समय आपकी ही उम्र के थे। ठीक है, इस तरीके से आप बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ। तो पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डेली आपको इसी तरीके से वीडियो चैनल पर मिलती रहेंगी। और पेपर सीटेट के पेपर 2 के लिए और बीपीएससी के लिए आपको एनसीईआरटी बुक अवश्य पढ़नी है। ऐसे मौके आपको बार बार नहीं मिलते हैं, आपको मौके का पूरा पूरा फायदा उठाना है। आपको अपनी अच्छे से तैयारी करनी है। आप अगर सीटेट पास कर पाते हो तो अगस्त में आपको फिर से मौका मिलेगा। और अभी आप जिनका भी सीटेट क्लियर हो गया है तो उनके पास अभी एक मौका है बीपीएससी में शिक्षक बनने का। तो एनसीईआरटी आप अवश्य पढ़ते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।